हे गाइस, यूपीपीएससी आरओ एआरओ 2023 की सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज 1 में आपका बहुत स्वागत है। आरओ एआरओ की परीक्षा में अब बहुत कम दिन का समय रह गया है। आरओ के पाठ्यक्रम के अनुसार हमने सभी विषयों को मैराथन क्लास के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया है। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, रिवीजन थ्योरी का आप वहां से करिए। और अब जो बाकी दिन रह गए हैं उसमें हम सामान्य अध्ययन के 140 और सामान्य हिंदी के 60 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज डेली लगाएंगे अभी। और इस टेस्ट सीरीज में एक एक प्रश्न बहुत अच्छा शामिल किया गया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा और इसको शुरू से अंत तक आप देखेंगे ताकि एक एक प्रश्न और डाउट आपका बिल्कुल धैर्यपूर्वक इस टेस्ट सीरीज में बैठिए, आपको एक एक प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आएगा। शुरुआत करें हम लोग। पहला प्रश्न देखते हैं। भारत का अधिकांश, आज का पहला प्रश्न देखें, भारत का अधिकांश कोयला किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? देखिए, कोयले का जो निर्माण होता है, भूमि के अंदर जो वनस्पतियां दब जाती हैं और उन पर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर जब लगता है तो वो वनस्पतियां कन्वर्ट हो जाती हैं कोयले में। ठीक है। कार्बोनिफेरस युग में क्या हुआ, इस काल में प्रायद्वीपीय भारत का जो हिस्सा है इसमें बहुत सारी दरारों का निर्माण हुआ और दरारों के सहारे जो है भूमि धंस गई और भूमि धंसने के साथ उसमें जो वनस्पतियां थीं वो भी इसके अंदर ही दब गए और उन पर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर जब लगा तो वही वनस्पतियां फिर कोयले में परिवर्तित हो गई। तो भारत का अधिकांश जो कोयला है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। पहले का उत्तर हो जाएगा गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। तो पहले प्रश्न का उत्तर, भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। और आप जानते हैं वनस्पतियों के दबने, सड़ने, गलने से कोयले की जो पहला रूप तैयार होता है, ये कोयले की पहली फॉर्म जो तैयार होती है वो कौन सी होती है? हमने आपको एक शब्द बताया था, पीलीभीत। तो पहली फॉर्म होती है कोयले की पीट, जो निम्न प्रकार का कोयला होता है। ठीक है। इसके तो कोयले की सबसे पहली फॉर्म होती है पीट, उसके बाद कोयले की जो दूसरी फॉर्म होती है वो लिग्नाइट, उसके बाद बिटुमिनस और सबसे लास्ट में होता है एंथ्रासाइट। तो एंथ्रासाइट सबसे उच्च क्वालिटी का कोल होता है। ठीक है। भारत में बहुत कम क्षेत्रफल पर पाया जाता है और भारत में सर्वाधिक कोयले का जो प्रकार पाया जाता है हमारे यहाँ, वो बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। दोनों प्रश्न आते हैं, मैंने आपको थ्योरी में भी पढ़ाए हैं। चलिए, प्रश्न नंबर सेकंड बेहद इंपॉर्टेंट है। 3 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी रिपोर्ट 2022 प्रस्तुत किया गया। अब इसके अनुसार, मतलब आपको एनसीआरबी की रिपोर्ट के बारे में ये तीनों प्रश्न हैं। एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में वर्ष 2022 में महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न के दर्ज मामलों में शीर्ष स्थान पर रहा यूपी। अगला है एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता सार्वजनिक सुरक्षित राज्यों की सूची में प्रथम स्थान पर रहा। देखिए, पहला कथन देखिए, ये एनसीआरबी का जो रिपोर्ट है 2022 वाला, वो 3 दिसंबर 2023 को ही जारी किया गया है। ये ठीक है कथन। अगर सेकंड वाला स्टेटमेंट हम देखें उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में, तो साल 2023 में गैंगरेप के साथ में जो हत्या वाले मामले हैं, महिलाओं के खिलाफ जो दर्ज मामलों में अलग अलग 62 पंजीकृत मामलों में जो उत्तर प्रदेश है वो शीर्ष स्थान पर है, यानी सेकंड वाला ठीक है। और अगला देखें, इसके अलावा अगर अन्य पूछेगा कि दहेज के मामले में, दहेज वाले जो मामले पुलिस में जाते हैं उसमें भी यूपी शीर्ष पर है, इसमें सबसे ज्यादा मामले यूपी। और एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो जो कोलकाता है, ठीक है, जो कोलकाता लगातार तीसरे वर्ष भारत का सबसे सुरक्षित शहर के रूप में, ठीक है, सबसे सुरक्षित शहर के रूप में इसको स्थान मिला है। ठीक है। तो ये वाला भी सही है। तो तीनों ठीक है। एनसीआरबी की स्थापना 1986 में की गई थी, याद रहे आप। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के संदर्भ में नीचे कुछ कथन दिए, इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो इसका पहला ऑप्शन देखें, 1 अप्रैल 2023 को आरबीआई द्वारा अपना स्थापना दिवस मनाया गया। बिल्कुल, 1 अप्रैल को ही रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी, तो 1 अप्रैल को ही स्थापना दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है आरबीआई द्वारा। इसकी स्थापना 1934 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार की गई। अगर सेकंड देखें तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी। ये बात ठीक है। ये भारत का केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है ये भारत का, बिल्कुल ठीक है। और वर्तमान में इसके अगर आरबीआई के 25वें गवर्नर देखें तो शक्तिकांत दास हैं। ये चारों कथन ठीक हैं। ठीक है, आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए।
प्रश्न नंबर नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक देश है। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आफ्टर विच कंट्री। तो इसमें पूछा है विश्व में सर्वाधिक मोबाइलों का उत्पादन कौन सा देश करता है। तो ये आप याद रखिएगा, चाइना विश्व में सबसे ज्यादा मोबाइलों का उत्पादन करता है, नंबर 1 के स्थान पर है। चाइना के बाद हम हैं, ठीक है। चाइना के बाद भारत दूसरे नंबर पर मोबाइल उत्पादन के मामले में। अब चाइना भारत से 4 गुना मोबाइल ज्यादा उत्पादन करता है। प्रश्न नंबर अगला इंपॉर्टेंट है। हाल ही में कर्नाटक ने संतोष ट्रॉफी 2023 जीती। तो आपसे अगर पूछेगा संतोष ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन है, कर्नाटक है। और इससे पूछ रहा है कि संतोष ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। याद रखिएगा, जो संतोष ट्रॉफी है वो उसका जो शुरुआत की गई थी वो 1941 में की गई थी, ठीक है, 1941 में। और ये भारतीय फुटबॉल का इम्पोर्टेंट एक चैंपियनशिप है। तो ये प्रतियोगिता पुरुषों की राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप है। इसका उत्तर हो जाएगा फुटबॉल, इसका उत्तर हो जाएगा फुटबॉल आंसर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिएगा। 6 दिसंबर 2023 को नए भारत का सामवेद नाम की किताब आई है। इसका अनावरण किसके द्वारा किया गया है। अब ये किताब इंपॉर्टेंट हो जाती है, आ सकती है परीक्षा में। तो जो पूर्व राष्ट्रपति रहे रामनाथ कोविंद के द्वारा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही आंसर। याद रखिएगा आप लोग। इस किताब के अंदर जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन्होंने जो संविधान विषय को उद्बोधन है उनका संकलन इस किताब में किया गया है। ऐसा प्रश्न भी परीक्षा में देखा गया है। नवंबर 2023 में कैम्ब्रिज डिक्शनरी, अब ये याद रखिएगा कि कैम्ब्रिज कौन सी डिक्शनरी की बात कर रहा है। अलग अलग डिक्शनरियां अपना हर वर्ष का कुछ ना कुछ वर्ड लॉन्च करती हैं या वर्ड ऑफ द ईयर बनाती हैं किसी शब्द को। तो ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2023 में किसको वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। इस शब्द का नाम आप याद रखें, ये है हेलुजिनेट, ठीक है, हेलुजिनेट। ये हेलुजिनेशन होता है, तो हेलुजिनेट शब्द को याद रखिएगा। इसका मतलब है जो कोई चीज वास्तविकता में नहीं होती है लेकिन अगर आप उसको महसूस कर रहे हैं या आपको दिखाई दे रहा है या आपको सुनाई दे रहा है, उसको बोलते हैं हेलुजिनेशन या हेलुजिनेट। तो ये शब्द है 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर कैम्ब्रिज डिक्शनरी का। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, कौन सा पेयर मिसमैच्ड है या सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। इधर धर्म के प्रचारक हैं और वो कौन सा प्रचारक किस देश में गया था, उसको आपको मैच करना है। अगर हम देखें इसमें अशोक के टाइम पर या अलग समय में भी अगर आप देखेंगे तो जो महादेव हैं, महादेव ये गए थे महिष मंडल में। महिष मंडल यानी मैसूर, तो ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल सही है। संघमित्रा, अब देखो अशोक के पुत्र पुत्री थे महेंद्र और संघमित्रा, इनको श्रीलंका भेजा गया था ना कि कश्मीर, तो यही मिसमैच्ड है। तो यहां पर आप याद रखिएगा श्रीलंका गए थे ये लोग धर्म के प्रचार के लिए, धर्म के प्रचार के लिए। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं और भी उत्तरा और सोना, उत्तरा और सोना ये दोनों गए थे स्वर्ण भूमि, ठीक है। धर्म रक्षित ये अपरांतक, ये बाकी मैच्ड हैं। नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से किस स्तंभ अभिलेख पर समुद्रगुप्त और जहांगीर के अभिलेख भी मिलते हैं। यानी अशोक का वर्णन भी है उस पर, समुद्रगुप्त का वर्णन भी है, जहांगीर का वर्णन भी है। इसको हम जानते हैं इलाहाबाद स्तंभ लेख से, ठीक है, इलाहाबाद स्तंभ लेख से, प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जानते हैं। अब देखो ये प्रश्न है अगला। निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्र में उल्लिखित 18 तीर्थों में शामिल नहीं है। अब याद रखिएगा यहां पर ये अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, जो कौटिल्य की लिखी हुई पुस्तक है अर्थशास्त्र, ये उसकी बात कर रहे हैं। तो अर्थशास्त्र राजनीति की किताब है कौटिल्य की, ना कि इकोनॉमिक्स की। तो अर्थशास्त्र में सबसे उच्च अधिकारियों को तीर्थ कहा गया है और इसमें कुल 18 तीर्थों की चर्चा की गई है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो कौन कौन से मंत्री पुरोहित होते हैं इसमें, समाहर्ता है, सन्निधाता है, सेनापति हैं, युवराज हैं, प्रदेष्टा है, नायक है, कर्मंतिक है, व्यवहारिक है, मंत्री परिषाध्यक्ष हैं, दंडपाल हैं, अंतपाल हैं, दुर्गपाल हैं, नागरक हैं, प्रशस्ता हैं। इसके अलावा दोवरिक हैं, अंतवर्षिक हैं और आठविक हैं। ये हैं। अगर आप इसमें देखोगे, इसमें जो शुल्का अध्यक्ष है, शुल्का अध्यक्ष नाम का कोई भी तीर्थ का वर्णन नहीं है, ठीक है। इसमें जो नायक है वो सेना का संचालक होता है। अगर नागरक को देखें तो नगर का प्रमुख अधिकारी होता है। और अगर आप दुर्गपाल की बात करोगे तो देश के भीतरी दुर्गों का प्रबंधक दुर्गपाल होता है। मौर्य साम्राज्य के दक्षिणापंथ प्रांत की राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी। मौर्य साम्राज्य याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ लेगा कि मौर्य साम्राज्य कुल कितने प्रांतों में विभाजित किया गया था उसको, उसके 5 प्रांत थे, हमने आपको पढ़ाया भी है। उसमें उत्तरापथ है, उत्तरापथ है और जिसमें
अवनीत राष्ट्र भी है, कलिंग है, मध्य प्रांत है और दक्षिणापथ है। तो उसमें राजधानियां पूछता है आपको। इसमें अगर आपसे पूछेगा, इसमें पूछा है दक्षिणापथ की राजधानी इनमें से कौन थी। तो दक्षिणापथ जो प्रांत था इसकी राजधानी थी स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी। और अगर आपसे पूछेगा उत्तरापथ की राजधानी, तो उत्तरापथ की राजधानी हो जाएगी तक्षशिला। ठीक है, उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला। अवंती राष्ट्र की राजधानी अगर आप देखोगे, जो अवंती राष्ट्र की राजधानी इनमें से कौन है, उज्जैन है। ठीक है, कलिंग की राजधानी तोशली या तोशाली। सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मौर्य काल में राजस्व स्रोतों में शामिल थे। अब ये मौर्य काल में आप याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट है कौटिल्य। कौटिल्य की जो किताब है, कौटिल्य ने राजस्व के वसूलने के 7 स्रोतों का वर्णन किया है। 7 नंबर याद रखेंगे, 7। उसमें 7 में से आपको ऑप्शन में दिए कौन कौन से हो सकते हैं। तो 7 के नाम यदि मैं आपको बताऊं, उसमें से दुर्ग, ब्रज, सीता, वन, ये सारे राजस्व के स्रोत थे। तो ये चारों हो जाएंगे इसमें, 1 2 3 4 सभी ठीक है। अब जो दुर्ग है, ठीक है, ये राजस्व का जो स्रोत है दुर्ग, ये नगरों से प्राप्त आय होती थी। इसके अलावा जो ब्रज है, ब्रज पशुओं से प्राप्त आय को बोला जाता था। जो सीता है ये राजकीय भूमि से प्राप्त आय होती थी। और जो वन है ये जंगलों से प्राप्त आय होती थी। इसके अलावा भाग भी हैं, इसके अलावा राष्ट्र भी है, खनि भी है। प्रश्न अगला देखेंगे, भारत में मौर्य काल से पूर्व यानी पहले भी स्तूपों का निर्माण होता रहा। मौर्य काल, ठीक है। इसके अलावा मौर्य काल में कला की उत्कृष्टता एकाश्म स्तंभ से बने अशोक के स्तंभ से प्रदर्शित होती है। अशोक ने चट्टानों को काटकर कंदराओं के निर्माण को प्रोत्साहित किया था। चलिए, तो इसको याद रखेंगे, भारत में जो स्तूपों का निर्माण है ये स्तूप मौर्यकालीन कला की ही देन है। तो पहला गलत हो जाएगा, उससे पहले नहीं। दूसरा, मौर्य काल में जो कला की उत्कृष्टता है, जो सबसे बेहतरीन कार्य देखा गया मौर्य काल में कला का, वो एकाश्म स्तंभ आपने देखे होंगे। सम्राट अशोक के बनाए हुए जो स्तंभ थे, पिलर थे, ठीक है, वो सबसे बेहतरीन थे। एक ही पत्थर को काटकर आकृतियों को बनाना, उसको बोलते हैं एकाश्म स्तंभ इसको। और अशोक ने चट्टानों को काटकर कंदराओं का निर्माण को भी प्रोत्साहित किया। तो इसमें 2 और 3 ठीक हो जाते हैं, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी गांधार कला की विशेषताएं हैं। अगर हम देखें भारत में मंदिरों के निर्माण में, अगर उत्तर भारत में देखें तो नागर शैली का प्रयोग हुआ है। उत्तर भारत के मंदिरों का निर्माण जो है नागर शैली में हुआ है। और दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं उनका निर्माण, तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, देश में मंदिर वास्तुकला की 2 प्रमुख शैलियां हैं हमारे देश में। एक तो है उत्तर भारत के जो मंदिरों का निर्माण है वो नागर शैली में किया जाता है, और दक्षिण भारत में जो मंदिर मिलेंगे वो द्रविड़ शैली में बने मिलेंगे। अब जिस शैली की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें अगर हम देखें तो इस कला पर यूनानी, गांधार जो कला है इसमें यूनानी जो हेलेनिस्टिक मूर्ति कला है उसका ज़्यादा प्रभाव हमें देखने को मिलता है। और इसको भारतीय यूनानी कला के रूप में भी जानते हैं, गांधार कला को। और प्रारंभिक गांधार शैली में जो नीले धूसर, जो बलुआ के पत्थर होते थे उनका प्रयोग होता था इसमें, ये ठीक है। इस कला में जैन और ब्राह्मण धर्म की मूर्तियों से संबंधित है। अच्छा, इस कला को जो है कुषाण जो शासक थे, कुषाण वंश में ज्यादा संरक्षित किया गया था, तो ये गलत हो जाएगा। यह यथार्थवादी कला शैली है, इसमें ये भी ठीक है। तो पहला और तीसरा इसमें ठीक हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अलीनगर की संधि किन किन के मध्य हुई थी। अलीनगर की संधि किन किन के मध्य हुई। भाई सेशन को लाइक कर दीजिएगा जिन्होंने नहीं किया है, जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं सेशन को। अलीनगर की जो संधि हुई थी वो 9 फरवरी 1757 को हुई थी। बंगाल का नवाब था एक तरफ सिराजुद्दौला, और ईस्ट इंडिया कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधित्व कहिए क्लाइव और वॉटसन कर रहे थे। तो क्लाइव और किस किस के बीच में होती है ये, क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में होती है ये अलीनगर की संधि। अगला देखेंगे, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। अब इस वर्ष इसका वर्ष भी पूछता है। तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, 1764, और इसमें अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो लड़ रहा था। अब बक्सर के युद्ध की हम बात करें 1764 की, तो इस युद्ध में ब्रिटिश सेना के विरुद्ध अवध का नवाब शुजाउद्दौला की सेना थी, और मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय, और एक और व्यक्ति था मीर कासिम। ठीक है, तो इस युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। और इसके बाद में इलाहाबाद की एक संधि हुई थी 1765 वाली, वो इंपॉर्टेंट है, वो भी आती है। प्रश्न अगला देखेंगे, सभा के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य होते हैं? सभा जो है एक संस्था हुआ करती थी ऋग्वेदिक काल में। तो ऋग्वेदिक काल में सभा जो थी वो श्रेष्ठ लोग थे, इसमें उन लोगों की संस्था थी, ये बात बिल्कुल ठीक। अब देखो, इसमें जो ऋग्वेदिक काल के लोग हुआ करते थे वो व्यवस्था उनकी कबीलियाई व्यवस्था पर आधारित थी। ये प्रश्न भी आता है आपको परीक्षा में। तो इसमें कबीले की जो जनसाधारण हुआ करते थे, आम लोग हुआ करते थे, आम सभा, उसको समिति कहते थे। और जो श्रेष्ठ लोग थे उनको कहा जाता था श्रेष्ठ लोगों को कहा जाता था सभा। और समिति जनसाधारण थे उस समय के। तो श्रेष्ठ जनों को न्यायिक अधिकार भी मिले हुए थे। इसके अलावा पुरुषों के अधीन होने के कारण स्त्रियों को सभा में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। तो ये बात बिल्कुल गलत है। अगला देखेंगे, इसमें देखेंगे सभा को सैन्य संबंधी उत्तरदायित्व सौंपा गया था, ये बात भी गलत है। इसको न्यायिक अधिकार सौंपे गए थे। अब देखो, ऋग्वेद के अंदर कुछ हमें याद रखनी होगी, कुछ संस्थाएं जैसे सभा है, समिति है, विदत है और गण, ये जैसी संस्थाएं इसमें वर्णित हैं। सभा श्रेष्ठ जनों की संस्था अभी दिखाया, समिति जनसाधारण की संस्था, विदत जो आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी। ठीक है, तो स्त्रियां सभा, समिति, विदत तीनों में भाग लेती थी। समझ में आया अब आपको? तो इसमें पहला इसका हो जाएगा, केवल एक ही ठीक रहेगा। अगला प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट, ऋग्वेदिक काल में जो गाय है इसको क्या कहा जाता था? देखिए, ऋग्वेदिक काल में अगर प्रशासन आप देखेंगे, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो व्यक्ति था वो पुरोहित था। और अगर अधिकारियों की हम बात करेंगे तो उसमें व्राजपति, जो गोचर भूमियां होती थी, गोचर भूमियों का अधिकारी व्राजपति कहलाता था। ये प्रश्न भी आया हुआ है, इसलिए बता देते हैं। ठीक है, इसके अलावा गाय को यहाँ अघन्य बोला गया था, अघन्य, अघन्य। प्रश्न नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से ऋग्वेद में उल्लिखित जो सीता शब्द का संबंध किससे? सीता शब्द का संबंध देखो, ऋग्वेद में बहुत सारे महत्वपूर्ण शब्दों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखेंगे, सीता शब्द का संबंध हल के निशान से है। ठीक है, हल के निशान से है इसका चलिए, सवाल नंबर नेक्स्ट, गोत्र की अवधारणा। गोत्र आज के समय में बेहद इंपॉर्टेंट है। तो गोत्र की अवधारणा सबसे पहले हमें कहाँ देखने को मिलती है? तो याद रखिएगा, ये उत्तर वैदिक काल, सिंपली आप वैदिक काल याद रख सकते हैं, लेटर वैदिक पीरियड में। चलिए अगला देखेंगे, वेदों में उल्लिखित 4 आश्रम बताए गए हैं। इन 4 आश्रमों में से कौन सा एक शामिल नहीं है? 4 आश्रम कौन कौन से आप जानते हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। फिर से बता देते हैं, इसमें एक तो है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इसमें गुरुकुल शामिल नहीं है। ठीक है, ये हो जाए। अगर पहला हम देखें ब्रह्मचर्य, तो इसमें बालक का उपनयन संस्कार होता है ब्रह्मचर्य में, यानी विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल में भेजा जाता है। ठीक है, किसमें? ब्रह्मचर्य में। अगला देखें, यज्ञ से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। अश्वमेघ यज्ञ का संबंध साम्राज्य विस्तार से था। बिल्कुल सही बात है, अश्वमेघ यज्ञ जो है इसका जो संबंध था वो साम्राज्य विस्तार से ही था। इस यज्ञ के दौरान एक जो है राजा के द्वारा एक घोड़े को छोड़ दिया जाता था, और घोड़ा चल करके जिन जिन क्षेत्रों में जाता था, बिना प्रतिरोध के गुजरता था जिन जिन क्षेत्रों से, उन क्षेत्रों पर राजा का राज्य स्थापित होता था। तो यानी एक तरीके से राज्य का विस्तार करना है। अगला है, वाजपेयी यज्ञ में राजा रथों की दौड़ का आयोजन करवाता था, जिसमें राजा स्वयं भी भाग लेता था। अब देखो, वाजपेयी यज्ञ में रथों की दौड़ का आयोजन होता था, ये बात बिल्कुल ठीक है। वाजपेयी यज्ञ करने से राजा सम्राट बनता था। ठीक है, दोनों ठीक है। तो इसमें यहाँ ऑप्शन नहीं दिए, लेकिन दोनों को याद रखिएगा। और ये 17 दिन तक चलता था, वाजपेयी यज्ञ 17 दिन तक चलता था। ठीक है, ये भी आपको याद रहे। सवाल अगला देखो, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के बारे में सर्वाधिक प्रश्न आते हैं परीक्षा में। तो ऋग्वेद कुल मिलाकर के 10 मंडल से संकलित है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं उसके अंदर। और दूसरे से 7वां मंडल, जो मंडल नंबर 2 से 7 हैं, वो ओल्डेस्ट हैं, सर्वाधिक पुराने हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, जो 10वां मंडल है उसमें पुरुष सूक्त है, उसमें दिया गया है, उसमें शूद्रों का वर्णन किया गया है। ये प्रश्न भी आया हुआ है। और ऋग्वेद का जो पाठ करता है व्यक्ति, उसको होत्री कहा जाता है। जो पुरोहित ऋग्वेद का पाठ करता है उसको होत्री कहा जाता है। और गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में हमें मिलता है, याद रहेगा। अगला देखेंगे, मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना फटी हुई नाव से की गई है। ये बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है,
क्योंकि मुंडकोपनिषद में यज्ञ को एक ऐसी नौका कहा गया है कि ऐसी नाव कहा गया है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, बिल्कुल ठीक बात है, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मोक्ष की चर्चा सबसे पहले हमें कहाँ पर मिलती है? उपनिषदों में मिलती है। तो इसके तीनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। अगला है वेदांग से संबंधित कथन दिए हुए हैं। वेदांग वेदांग वैदिक साहित्य को समझने में सहायक होते हैं। अब देखो इसमें ये बिल्कुल बात ठीक है, इसमें पहला ठीक हो जाएगा। वेदांगों की संख्या 8 बताई गई है, वेदांग होते हैं 6, ठीक है, वेदांग 6 होते हैं, इसको याद रखिएगा। इसमें शिक्षा, कल्प, निरुक्त 3 तो यही हो गए, तो इसमें पहला ठीक है, दूसरा गलत है। इसके अलावा आप व्याकरण, छंद और ज्योतिष ये 3 और है, टोटल मिलाकर के 6 होते हैं। प्रश्न अगला देखें, निम्नलिखित में से किस सूत्र में भारतीय ज्यामिति का प्रारंभिक रूप देखने को मिलता है? इसका उत्तर हो जाएगा शुल्व सूत्र। प्रश्न अगला, निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकर ने सम्मेद शिखर पर अपने प्राणों का त्याग किया? 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर थे भगवान महावीर, ठीक है। तो जो पार्श्वनाथ थे वो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे और सम्मेद शिखर पर उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था। उत्तर इसका हो जाएगा बी। मखलीपुत्र घोषाल ने निम्नलिखित में से किस संप्रदाय की स्थापना की थी? इंपॉर्टेंट है, आजीवक संप्रदाय की स्थापना इन्होंने की थी। इन पर यह प्रश्न जरूर आ जाता है, अगर इंपॉर्टेंट आप देखेंगे तो ये प्रश्न बहुत परीक्षाओं में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, बौद्ध साहित्य में, बुद्धिस्ट लिटरेचर में महावीर को क्या कहा गया? चीज याद रखिएगा, जो कैवल्य की प्राप्ति के बाद में जो महावीर थे वो कैवलीन कहलाए थे, ठीक है, और उनको विजेता भी कहा जाता था, जिन भी कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की थी, तो इसलिए वो जिन या विजेता कहलाए। इसके अलावा तपस्या में अद्भुत पराक्रम दिखाने के कारण महावीर कहलाए और साथ में निर्ग्रंथ भी कहलाए, यानी निर्ग्रंथ का मतलब बंधन रहित। इनके कई सारे नाम मिलते हैं महावीर के, लेकिन बौद्ध साहित्य में महावीर को जो है निगष्टनाथ पुत्र कहा गया है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे, ये उन नामों के साथ आप जोड़ लेंगे। इन तीनों के बारे में मैंने बता दिया आपको, चौथे के बारे में। प्रश्न अगला देखें, भगवान महावीर से संबंधित कथनों पर विचार करें। इसमें पहला कथन है भगवान महावीर के प्रथम शिष्य जमाली थे। अब देखो, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने जो महावीर थे उन्होंने अपना पहला उपदेश राजगृह के निकट जो वितुलांचल पर्वत है उसमें मेघ कुमार को दिया था, और जो जमाली थे इनके प्रथम शिष्य थे। इसके अलावा अगला देखें, महावीर का जो जन्म था वो 599 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। इनकी मृत्यु के बारे में पूछ रहा है, इनकी मृत्यु 527 ईसा पूर्व में हुई थी पावापुरी में, तो दूसरा वाला गलत है, एक ही ठीक रहेगा इसमें। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए आप लोग, और इस प्रश्न में देखिए, चांदी का टंका और तांबे का जीतल निम्नलिखित में से किसने जलाए? ये सिक्के थे, कॉइन्स थे, जो दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश ने चलवाया। तो इसमें इल्तुतमिश जो था दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, और मुद्रा व्यवस्था सुधार करते वक्त उसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाए थे। तो यही पूछता है, टंका कौन सी मेटल का बना था और जीतल किसका बना था, ऐसे भी पूछता है। तो प्रश्न में दिया हुआ है, उत्तर इसका हो जाएगा बी, सही उत्तर। चलिए, इस प्रश्न से मुझे याद आ गया, आपकी एक मैराथन और बाकी बचती है मध्यकालीन भारत की। बाकी लगभग हम सब पूरा कंप्लीट कर ही चुके हैं, मध्यकालीन भारत की भी आपको आ जाएगी, इसकी भी चिंता ना करें, ठीक है। उसका संकलन भी बहुत अच्छा आपको देंगे, ताकि उसमें से बहुत प्रश्न आते हैं परीक्षा में, और यूपीपीएससी तो खास करके अपनी परीक्षाओं में मध्यकालीन भारत के बारे में ज़्यादा पूछती है, क्योंकि यहाँ आर्ट एंड कल्चर का इंपॉर्टेंट सेक्शन यहाँ से पूछ लिया जाता है। यहाँ के कंस्ट्रक्शन साहित्य को पूछ लेता है, कला को। आगे देखो, ये भी दिल्ली सल्तनत में ही है, बलबन के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, ठीक है। इन सारे रूलर्स को हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत में। अभी प्रश्नों को मैं बता देता हूँ आपको। इसने राजदरबार में सिजदा और पैबोस प्रथा चलाई थी, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो इसने ये प्रथाएं चलाई थी, ये दोनों प्रथा, सिजदा और पैबोस। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था, एक्चुअली ये इल्तुतमिश का दास था, तो ये गलत हो जाता है। बलबन ने सुल्तान को ईश्वर का प्रतिनिधि कहा था, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, इसने ऐसा ही बोला था, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसमें 1 और 3 ठीक है, इसमें 1 और 3। प्रश्न अगला देखें, किस खिलजी शासक ने बलबन के वंश को अपदस्थ करके सत्ता पर अधिकार किया? यानी यहाँ पर गुलाम वंश का अंत किसने किया, पूछा हुआ है सिंपली ऐसे। तो जलालुद्दीन खिलजी, जो कि मलिक फिरोज जिसका नाम था, उसने बलबन के वंश को खत्म किया था, ठीक है। तो जलालुद्दीन खिलजी, इसका उत्तर हो जाएगा
जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी। अगला देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व प्रणाली में सुधार के लिए किस विभाग की स्थापना की थी? ये जितने डिपार्टमेंट्स हैं, ये नाम आपको दिख रहे हैं, ये सब हम मैराथन क्लास में आपको करवाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पर भी आपको बता देते हैं अभी, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दीवाने मुस्तक राज, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व प्रणाली के लिए दीवाने मुस्तक राज को बनवाया था, राजस्व प्रणाली में सुधार के लिए। इसके अलावा चलिए, निम्नलिखित में से किसका संबंध अलाउद्दीन खिलजी से नहीं है? इसमें देखें, घोड़ा दागने की प्रथा और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा, ये बिल्कुल इसी ने चलाई थी, ठीक है, इसी ने चलाई थी। चराई कर, ये टैक्स है। गद्दी कर, चराई कर जो था वो चारागार पर टैक्स था, और जो ये गद्दी कर नहीं है एक्चुअली, ये गड़ी कर है, ठीक है, गड़ी कर है। ये गड़ी कर घरों पर होता था। ये दो टैक्स इसने लगाए थे नए, ये ठीक है। इसके कंस्ट्रक्शन पर एक पूछा हुआ है कि जमात खाना मस्जिद, इसके साथ जमात खाना मस्जिद बनवाई थी इसने। अलाई दरवाज़ा बनाया, 1000 सितून बनवाया था इसने, ठीक है। हौजे अलाई और सीरी का किला, ये अलाउद्दीन खिलजी के कंस्ट्रक्शन है, कभी कभी पूछ देता है। दीवाने अमीर को ही इसने नहीं बनवाया, ठीक है, ये डिपार्टमेंट इसने नहीं बनवाया। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थ्योरी में हम पढ़ेंगे, अभी प्रश्नों के माध्यम से जो प्रैक्टिस सेट है तो या टेस्ट सीरीज है तो उसी हिसाब से करेंगे। दक्षिण भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जिसे सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया? दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए थे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले ये कार्य किया गया था खिलजी वंश के द्वारा। खिलजी वंश में भी किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। मतलब खिलजियों में आप देखेंगे तो दक्षिण की तरफ वो पहली बार उन्होंने प्रस्थान किया था। और इसी क्रम में आप देखेंगे वारंगल, ये पहला राज्य था जिसको दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, हरिहर तथा बुक्का द्वारा विजयनगर साम्राज्य की नींव किसके शासनकाल में डाली गई थी? तो हरिहर और बुक्का की जो नींव थी, इनके द्वारा जो नींव विजयनगर साम्राज्य की थी, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड की ये बात है। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के, तो वर्ष भी पूछ सकता है, तो 1336 ईस्वी की बात है ये, 1336 AD। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में सबसे ज्यादा विद्रोह हुए? इसका जीवन काल ही विद्रोह को दमन करने में ही निकल जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, तो सबसे ज्यादा 22 विद्रोह इसी के टाइम पर हुए थे। मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यह पहला शासक था जिसने हिंदुओं के होली के त्योहार को मनाया, ये बात ठीक है। चलिए, यदि हम बात करें मोहम्मद बिन तुगलक की, तो इसने अपने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया था, यहाँ बोला नहीं करवाया था, तो ये गलत हो जाएगा। इसने जहां पनाह नगर की स्थापना की थी, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो इसमें 2 ठीक हो जाते हैं, 1 और 3 ये ठीक हैं दोनों। अगला देखिए, किसी डिपार्टमेंट के बारे में पूछा है, दीवाने खैरात। दीवाने खैरात डिपार्टमेंट किसके द्वारा बनाया गया था? ये वाला जो क्रिएट करवाया था, ये फिरोज शाह तुगलक ने इसको बनवाया था, फिरोज शाह तुगलक। तो जो बेरोजगार थे, बेरोजगारों के लिए दीवाने खैरात, ठीक है, एक बनवाया था डिपार्टमेंट। अगला प्रश्न देखिए, किस शासक ने दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना की? प्रश्न आया हुआ है कई बार, जितने प्रश्न हमने लिए हैं सारे इंपॉर्टेंट है, सब किसी न किसी बेहतरीन बड़ी परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। तो दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना की गई थी लोदी वंश में, बहलोल लोदी के द्वारा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहलोल। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शासक था जो गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था? ये सिकंदर लोदी हुआ करता था, ठीक है, ये सिकंदर लोदी था, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक रहेगा। और सिकंदर लोदी के नाम पर एक प्रश्न और पूछा जाता है, आगरा की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी, वर्ष 1504। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखेंगे, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ी गई थी। इब्राहिम लोदी इसमें हार गया था और बाबर की इसमें जीत हुई, जिसके साथ ही भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना भी हुई। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अब इसमें विभाग दिए हैं और विभाग के नाम, कौन सा विभाग किस नाम से? तो दीवाने विजारत, दीवाने विजारत जो होता था वो सुल्तान का प्रथम सलाहकार हुआ करता था। दीवाने रसालत की हम बात करें तो इसको विदेशी विभाग दिया हुआ था, दीवाने रसालत को विदेशी डिपार्टमेंट दिया हुआ था। दीवाने इस्तेहाक जो था ये पेंशन विभाग हुआ करता था, और दीवाने अर्ज आपका सैन्य विभाग था। चलिए यहाँ तक हमने इतिहास के प्रश्नों पर नजर डाली, कुछ करंट अफेयर्स को किया। अब आ जाते हैं यहाँ पर पॉलिटी के क्वेश्चंस पर। नीति निदेशक तत्व जो होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये परिवर्तनीय होते हैं,
या इसको बोला है जस्टिशिएबल होते हैं क्या? तो ये राज्य के विवेक या कर्तव्य पर आधारित होते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भाग 4। प्रवर्तनीय का मतलब होता है कि सरकार इनको लागू करने के लिए बाध्य है, जबकि ऐसा नहीं है। नीति निषेध तत्वों को सरकार चाहे तो लागू कर सकती है, उसकी इच्छा पर है, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट में। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये तो गलत हो जाता है इस हिसाब से। इसमें बोला है कि न्यायालय यदि यह पाए कि कोई विधि निदेशक तत्व को प्रभावी करना चाहती है तो न्यायालय ऐसी विधि को अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 के संबंध में तर्क संगत मानते हुए असंवैधानिकता से बचा सकती है। ये दूसरा वाला इसमें ठीक है। तो इसमें ए गलत है, डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब देखो इसमें आर्टिकल्स का एक मैच जरूर आता है आपको परीक्षा में। सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन, ये मैच है ऑलरेडी, ठीक है, ये मैच्ड है। आर्टिकल 43 कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, ठीक है। आर्टिकल 48 ये जब आप देखेंगे तो उसमें पर्यावरण संरक्षण है, राज्य का कर्तव्य होगा कि वो पर्यावरण का संरक्षण करेगा। स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक पेय पदार्थों वाला ये आर्टिकल वाला, तो इसमें उत्तर हो जाएगा आपका डी अनुच्छेद जो है आर्टिकल 50 शक्ति का पृथक्करण दिया हुआ है। संविधान के मूल ढांचे से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा वाद है? ठीक है, वाद का मतलब होता है इंग्लिश में हम इसको केस बोलते हैं। केशवानंद भारती केस है ये 1973 वाला, इसी से निकला था मूल ढांचे का सिद्धांत, केशवानंद भारती केस। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में नीति निदेशक तत्वों को जोड़ा गया। अब देखो 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर ही मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, फंडामेंटल ड्यूटीज को, ना कि निदेशक तत्वों को। पहला गलत, संविधान में मूल कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था, तो सेकंड ही ठीक है, इसमें केवल 2 इसका सही उत्तर। प्रश्न देखें, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत भारत के संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों, कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था? फंडामेंटल ड्यूटीज आप जानते हैं कितनी होती हैं कुल? शुरुआत में जो ऐड की गई थी वो 10 ऐड की गई थी 76 में, बाद में एक फंडामेंटल ड्यूटीज को बढ़ाया गया था इसमें, तो 11 हैं टोटल वर्तमान। 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज पे पूछ लेता है तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था जो 2002 में किया गया था, ठीक है, तो वो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी उसके तहत, जिसमें भारत के जो माता पिता हैं उनका ये कर्तव्य बताया गया था कि वो अपने 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा को उपलब्ध कर। चलिए वही प्रश्न आ गया कि संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्यों में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना अनिवार्य कर दिया गया। ये अच्छा प्रश्न है, सेपरेटली भी बहुत पूछा जाता है। इसमें है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000, इसी के बारे में हमने यहाँ पिछले प्रश्न में भी चर्चा की थी, तो ये सेपरेटली भी पूछा जाता है। संविधान संशोधन की शक्ति किस अनुच्छेद में निहित की गई है? तो संविधान को संशोधन करने की शक्ति आर्टिकल 368 में बताई गई है, और संविधान को संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? संसद। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? यदि संविधान का संशोधन संघीय व्यवस्था में संशोधन करने से संबंधित है तो आधे राज्यों की सहमति इसमें आवश्यक है। इसमें याद रखिएगा, यदि विधेयक जो है संविधान की संघीय व्यवस्था के संशोधन से संबंधित है तो आधे राज्य हैं उनके विधानमंडलों से भी सामान्य बहुमत से वो पारित होना चाहिए विधेयक। अगला है, किसी भी संविधान संशोधन से संबंधित जो विधेयक होते हैं उसके पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है? नहीं, आवश्यक नहीं है राष्ट्रपति की स्वीकृति। किसी भी विधेयक के संदर्भ में दोनों सदनों में से किसी सदन की असहमति की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। बिल्कुल, ये संयुक्त बैठक का प्रावधान होता है, ठीक है, तो ये भी गलत है, ठीक है, तो इसमें एक हो जाएगा ठीक, केवल एक ही सही है इसका। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, राज्य के नीति निदेशक तत्व और जो मूल अधिकार हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व और मूल अधिकार में संशोधन के संदर्भ में कौन सा कथन ठीक हो? देखिए, एक सिंपल मेजॉरिटी होता है, सिंपल मेजॉरिटी से कई सारे जो विधेयक हैं वो पास किए जाते हैं, जैसे नए राज्य का निर्माण करना हो या उसकी क्षेत्र सीमाओं में चेंजेस करने हो या संसद के सदस्यों के वेतन भत्ते आदि संबंधित हो, कुछ और हो, तो इनमें जो है सिंपल मेजॉरिटी का प्रयोग किया था। लेकिन अगर आप बात करें राज्य के नीति निदेशक तत्व और मूल अधिकार में संशोधन करना है तो आपको विशेष बहुमत से ही संशोधन किया जा सकता है, तो ये बी रहेगा, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। प्रश्न अगला देखेंगे, निर्वाचन क्षेत्रों में पुनर्निर्धारण के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती, जबकि गलत है, ये विशेष बहुमत नहीं साधारण बहुमत की जरूरत होती है, तो पहला वाला गलत हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्तियों में संशोधन के लिए केवल राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक, इसके लिए भी सिंपल मेजॉरिटी ही चाहिए, तो इसमें कोई सा भी ठीक नहीं है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में कौन से कथन असत्य हैं? गलत वाले आपको ढूंढने हैं।
इसमें भारत की जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, ये बात तो गलत है। भारत की जनता इसमें भाग नहीं लेती, लेकिन भारत की जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं, एमपी एमएलए। तो ये बात गलत है, तो गलत वाला ही ढूंढना है हमें, असत्य वाला ही पहचानना है। ये भी असत्य है। इसमें सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसमें जो वोटर्स है, निर्वाचक मंडल है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होंगे, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। इसके अलावा जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली पौंडीचेरी हैं, उनकी विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य होंगे। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें याद रखिएगा, इसमें सभी राज्यों और यूटीज़ की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं। ये बात भी गलत है, क्योंकि इसमें सभी राज्यों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन सारी यूटीज़ के नहीं लेते हैं, 3 ही यूटीज़ के लेते हैं। यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत एवं खुली मतदान पद्धति द्वारा होता है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये गुप्त मतदान द्वारा होता है, तो ये भी गलत है। तीनों असत्य हैं ये, ठीक है, थोड़ी थोड़ी गलतियां हैं इसमें, तो तीनों असत्य। प्रश्न अगला देखेंगे, राष्ट्रपति के संदर्भ में कौन से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति के चुनाव के नॉमिनेशंस के लिए नामांकन पत्र भरने के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक चाहिए और 50 अनुमोदक चाहिए होते। ये बात बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष की पूरी कर लेनी चाहिए। ये बात गलत है, क्योंकि इसमें जो आयु है वो 35 वर्ष होनी चाहिए, 35। तो पहला ठीक है, दूसरा इसमें गलत हो जाता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रपति पर महाअभियोग के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? गलत वाला ढूंढना है। तो राष्ट्रपति को उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही महाअभियोग चलाकर उसके पद से हटाया जा सकता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने का आरोप लगा करके अभियोग चलाया जाता है, ये बात भी ठीक है। महाअभियोग का प्रस्ताव केवल निम्न सदन में लाया जाता है, ये बात गलत है। इसमें कह सकते हैं कि महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो किसी भी सदन में पहले लाया जा सकता है, चाहे तो निम्न सदन में पहले ले आओ, चाहे उच्च सदन में ले आओ। तो ये वाला गलत है, यही पहचानना है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने से पहले उसको 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। अगर 14 दिन के नोटिस में राष्ट्रपति अपने इस्तीफा दे देते हैं तो महाभियोग नहीं चलेगा, और नोटिस का वो जो है रिप्लाई नहीं करते हैं या इस्तीफा नहीं देते तो महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाती है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? इनमें से कौन कौन से पद हैं? देखो, लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। राज्यों के राज्यपाल, वित्त आयोग के अध्यक्ष, इन तीनों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है? अब राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक के लिए आह्वान कर सकता है। राष्ट्रपति बिल्कुल संयुक्त बैठक के लिए आहूत करते हैं, बुलाते हैं संयुक्त बैठक के लिए, ये बात ठीक है। अब देखो, संसद की जो संयुक्त बैठक जब बुला लेंगे तो उसकी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति नहीं करते हैं, उसकी अध्यक्षता जो लोकसभा का स्पीकर है वो करते हैं, ठीक है। तो इसमें गलत वाला ही ढूंढना है, यही है। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा पहले की जाती थी, अब नहीं, लेकिन ये भी इसको ठीक मानेंगे। वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हैं, यानी अभिभाषण होता है, ये भी ठीक। देखिए, प्रश्न बहुत ही शानदार हैं सारे के सारे। ये एक एक प्रश्न आपको अच्छे से सोच करके उत्तर ही करना होगा इसमें। राष्ट्रपति अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार करता है? तो राष्ट्रपति अपने किसी भी कार्य के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। राष्ट्रपति का जो भी कार्य है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर होता है। मंत्रिपरिषद भी केंद्रीय वाली है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रपति की वीटो पावर निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समाविष्ट की गई हैं? उसकी वीटो पावर्स की शक्तियाँ। तो ये आर्टिकल नंबर 111 में है, वीटो पावर्स को 111 में दिया गया है आर्टिकल। ये भी पूछ सकता है कि भारत के राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार के वीटो हैं? तो 3 प्रकार के वीटो हैं। तो आर्टिकल 111 में डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है। आर्टिकल 111 में सिर्फ इतना लिखा है कि राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक को यथाशीघ्र लौटा देगा। इसमें कोई अवधि नहीं बताएगी, लेकिन इसमें माना जाता है कि वीटो की ही शक्ति। अगला प्रश्न देखेंगे, उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत का उपराष्ट्रपति केवल जन्म के आधार पर नागरिकता वाला व्यक्ति बन सकता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, क्षारक यानी बेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, क्षारक विद्युत के कुचालक होते हैं। पहला गलत है। जो बेस होते हैं, क्षारक होते हैं, वो चालक होते हैं। क्षारक जो है विद्युत के चालक होते हैं, कंडक्टर होते हैं। तो पहला गलत। क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो इसमें दूसरा वाला ठीक है, सेकंड वाला, पहला वाला गलत। कास्टिक सोडा का उपयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है? कास्टिक सोडा का प्रयोग साबुन बनाने में किया जाता है, पेट्रोलियम शुद्धिकरण में, दवा निर्माण में। इन सब में इसका प्रयोग मिलता है।
कभी कभी पीएच वैल्यू पर भी क्वेश्चन पूछ देता है। जैसे पीएच स्केल होता है, उस पर 0 से लेकर 14 तक मार्किंग होती है और 7, तो 0 से लेकर 7 तक की जो रीडिंग होती है उसमें अगर आप देखेंगे पीएच वैल्यू अगर यहाँ लाई करती है तो वो एसिड होता है सॉल्यूशन, और 7 से 14 के बीच में जिसकी रीडिंग होती है या वैल्यू होती है वो बेस होता है या बेसिक होता है सॉल्यूशन। अगर आप देखेंगे लार्ज होती है ह्यूमन सलाइवा का जो पीएच वैल्यू है वो 7.2 यानी 7 से ज़्यादा होता है, स्लाइटली बेसिक होता है। इसके अलावा अगर हम सेकंड की बात करें, इसमें चूना है, चूना का पीएच वैल्यू 13 के आसपास होता है, ये हाईली बेसिक होता है। इसके अलावा मिल्क को भी आपसे पूछा हुआ है, दूध का 6.4 होता है। इसके अलावा शुद्ध जल वो आप जानते हैं 7 होता है। अब देखो अगला देखो, प्याज और लहसुन खाते हैं उसमें गंध जो आती है, गंध किसकी वजह से आती है? वो पोटेशियम की वजह से आती है, इसमें गंध पोटेशियम की वजह से। और अगर आपसे पूछेगा कि कौन सा धातु है जो कमरे के तापमान पर, रूम टेम्परेचर पर वो लिक्विड अवस्था में आ जाता है, तो ये मरकरी है यानी पारा है। इसको आप एक्वा या अम्लराज इसको बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अम्ल का मिश्रण 3:1 के अनुपात में पाया जाता है? इसमें होता है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सांद्र नाइट्रिक एसिड। ऑप्शन बी देखें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये दो इंपॉर्टेंट हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एल्यूमिनियम के जो बर्तन होते हैं उनको जंग रहित बनाने के लिए, विद्युत का कुचालक बनाने के लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है, ठीक बात है। एल्यूमिनियम कार्बाइड को मेथेनॉइड भी कहा जाता है, ये भी ठीक है। दोनों बातें सत्य हैं, तो 1 और 2 दोनों ठीक हो जाएंगे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखें, किसका प्रयोग जल शोषक के रूप में किया जाता है? अब देखो, जल शोषक के रूप में जो प्रयोग किया जाता है कैल्शियम क्लोराइड का करते हैं, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड, इसका उत्तर ठीक हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। अफ्रीका के बांट आदिवासियों में लोहमयता रोग का पता चलता है, निम्नलिखित में से इसका कारण क्या हो सकता है इस रोग का? तो लोहे के बर्तनों में बियर का सेवन, ये इसका एक रीजन है। अब देखो यहाँ पर शरीर में लोहे की कमी से होने वाले, आयरन की जब ब्लड में कमी होती है तो इससे एनीमिया हो जाता है, और अगर अधिकता होती है तो उसको बोलते हैं लोहमयता, ठीक है, सिरिरोसिस बोलते हैं इसको। और अफ्रीका की जो बांटू आदिवासी होते हैं ये लोहमयता के शिकार होते हैं क्योंकि वहाँ के लोग लोहे के बर्तनों में बियर का सेवन करते हैं। आगे देखें, पत्तियों के रंध्र खुलने और बंद होने से निम्नलिखित में से किस तत्व की भूमिका होती है? जो पत्तियां होती हैं प्लांट्स की, और जब वो फोटोसिंथेसिस करती हैं उससे अगर आप देखेंगे पत्ती की संरचना पर, तो उस पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जो है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है और ऑक्सीजन इन्हीं से रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस की क्रिया के दौरान। तो ये जो छिद्र होते हैं ये ओपन भी होते हैं, क्लोज भी होते हैं। इनको ओपन और क्लोज करने में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभा? तो इसमें पोटेशियम की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। और पत्तियां जो कमजोर होती हैं पोटेशियम की कमी के कारण ही होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ग्रहण करते हैं? तो इसमें वायुमंडल इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सौर प्रकाश की विकिरण ऊर्जा परिवर्तित होती है किसमें? तो देखो, जो एनर्जी, सोलर एनर्जी है, ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है प्रकाश संश्लेषण के बाद में? ये सिंपल सा प्रश्न है और ये प्रश्न कई बार आया हुआ है। तो ये रासायनिक ऊर्जा में चेंज होती, केमिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट होती। प्रकाश का संश्लेषण जो होता है वो किस प्रकाश में नहीं होती है कंडक्टिव क्रिया? तो इसमें आपसे पूछा है तो ये है इंफ्रारेड, जो अवरक्त प्रकाश होता है उसमें। लाल तरंग दैर्ध्य में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद नीला रंग आता है। और हरे रंग में, हरे रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है, ठीक है, हरी तरंग दैर्ध्य में जो है वो सबसे कम होती है। और पीले और अवरक्त प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बिल्कुल नहीं होती है। शरीर को ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त होती है? तो जो शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ग्लाइकोजन जंतु शरीर में यहां पर ये संचित लिखेंगे, ठीक है, संचित अवस्था में उपस्थित रहता है, यानी स्टोर रहता है ग्लाइकोजन जो है। ये बात बिल्कुल ठीक है। काइटिन कई जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण करता है। काइटिन जो है, हाँ, कई सारे जो कीड़े हैं, इंसेक्ट हैं, उनकी जो आउटर लेयर है उनसे बना वो काइटिन की बनी होती है। सेल्यूलोज ग्लूकोज का एक बहुलक है, ठीक है, ये भी ठीक है। अब देखो, स्टार्च केवल जंतुओं की लार में उपस्थित रहता है, ये मैच नहीं है। स्टार्च सभी प्रकार के अनाजों, सब्जियों, आलू, शकरकंद आदि में पाया जाता है। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? प्रोटीन
प्रोटीन अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। अमीनो अम्ल से मिलकर ही प्रोटीन का निर्माण होता है। बहुत सारी इकाइयाँ अमीनो एसिड्स की मिलती हैं, तब जाकर के प्रोटीन की एक इकाई बनती है। एंजाइम जैव उत्प्रेरक हैं, बायोकैटालिस्ट होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रियाओं में सहायक होते हैं। ये बात भी ठीक है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन प्लाज्मा में पाई जाती है और विभिन्न पदार्थों का परिवहन कर, तो ये गलत है। इसमें तो इसको याद रखिएगा, जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन ये प्लाज्मा में नहीं पाई जाती है। हीमोग्लोबिन जो है आरबीसी में पाया जाता है। इसी के कारण तो हमारे ब्लड का रंग जो है लाल होता है। ठीक है, तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन मौजूद होता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें आपके दो ठीक रहेंगे, पहला और दूसरा ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विटामिन स्वयं ऊर्जा उत्पादन नहीं करते, परंतु ऊर्जा संबंधी रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करते। विटामिन की खोज अगर आप देखेंगे, या विटामिन शब्द जो है कैशमीर फंक ने दिया था, तो विटामिन स्वयं ऊर्जा उत्पादन तो नहीं करते, लेकिन उनसे किंतु ऊर्जा संबंधी रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। बात ठीक रहती है ये वाली। दूसरा देखिए, विटामिन डी और के अतिरिक्त सभी विटामिन बाह्य स्रोत से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो हमारा शरीर जो है विटामिन डी और विटामिन के का संश्लेषण कर सकता है। इसके अलावा अन्य विटामिन भोजन से प्राप्त किए जा सकते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। देखो ये कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसको याद रखेंगे। सी उत्तर हो जाएगा। ये दोनों ही सत्य हैं, ये वाले ऑप्शन। ये वाला प्रैक्टिस सेट हम जो कर रहे हैं, ये आपको कैसा लगा इसमें ज़रा बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। कुछ और सुझाव हों तो वो भी दे दीजिएगा। निम्नलिखित में से वसा में घुलनशील विटामिन सही समूह चुनिए, जो घुलनशील विटामिन है। ठीक है, फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं और वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो वाटर सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं, विटामिन बी एंड विटामिन सी होते हैं, और फैट सॉल्युबल होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, कौन से? ए डी ई के फैट सॉल्युबल होते हैं, ये फैट सॉल्युबल होते हैं। और इसमें ठीक है वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन बी एंड सी होते हैं ये हमारे वाटर सॉल्युबल। ठीक, नेक्स्ट देखें, पौधों में नाइट्रोजन को निम्नलिखित में से किस रूप में ग्रहण किया जाता है? पौधों में नाइट्रोजन को ग्रहण किया जाता है नाइट्रेट के रूप में। ठीक है, मुक्त रूप में जो नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में उपस्थित रहती है 78%, इसको सीधे यूज़ नहीं किया जाता है। इसको राइजोबियम बैक्टीरिया जो है पौधों की जड़ों में मौजूद होता है बैक्टीरिया, ये अवशोषित करके नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। तो पौधों की जड़ें नाइट्रेट को ले लेती हैं मिट्टी से। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी का नाम बताएं, कौन सी हो सकती है इसमें? तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी इसमें है महानदी। आप कहेंगे हमने गोदावरी पढ़ा है, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ये महानदी को हमने गलती से टिक किया है, इसमें आंसर गोदावरी होगा। गोदावरी नदी की जो लेंथ है वो कितनी है ये आपको मालूम है, 1465 किलोमीटर। ठीक है, अगला देखें, निम्नलिखित राज्यों के समूहों से कर्क रेखा गुजरने वाले राज्यों का सही क्रम बताइए। इसमें देखो ये प्रश्न सही है, और आप जानते हैं कर्क रेखा को हम बोलते हैं 23.5 डिग्री का नॉर्थ लैटिट्यूड, ये होती है कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको बोलते हैं हम। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कुल मिलाकर के भारत के 8 राज्यों से गुजरती हैं, और भारत की जो 8 राज्यों से गुजरती है इसमें से आपको पूछा है इनका क्रम, कौन कौन से राज्यों से वो गुजरती है। ठीक है, तो इस तरफ से बताना है आपको। तो इसमें कर्क रेखा गुजरने वाले राज्यों का सही समूह आपको बताना है। इसमें चलो समूह देख लेते हैं। इसमें जैसे गुजरात है, राजस्थान है, इसमें अगर आप देखें गुजरात, राजस्थान है, और मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम आदि। पहले में देखें, अगर देखो गुजरात, राजस्थान, इसमें मिजोरम भी है लेकिन मेघालय नहीं है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। गुजरात, मध्य प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड नहीं है, तो ये भी एलिमिनेट होगा। उत्तर प्रदेश से तो नहीं जाती है, ये एलिमिनेट हो गया। ठीक है, इसके अलावा ये जाति देखो, ये राज्य याद रखने ज़रूरी हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, इनसे गुजरती है। ठीक है, 4 ये रहे, और 4 गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। निम्नलिखित विश्व वन क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किसी के विस्तार की प्रतिशतता सबसे ज़्यादा मिलती है हमें देखने को? तो विश्व के वन क्षेत्रों में शीतोष्ण शंकुधारी वन के ज़्यादा विस्तार मिलते हैं। ठीक है, ये रहेगा इसका उत्तर। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक स्थलरुद्ध लैंडलॉक कंट्री है, चारों तरफ से भूमि ही भूमि है, वो कौन सा है? तो इसमें बोलीविया इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बोलीविया कंट्री साउथ अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, और ये चारों ओर से घिरा हुआ है ब्राज़ील, पेरू, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म इसमें से सुमेलित नहीं है? अब देखो इसमें साओ पाउलो के बारे में बताया गया है। ये ब्राज़ील का सर्वोच्च सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादक राज्य है, ये याद रखेंगे, ये ठीक है, अगले प्रश्नों में मिल सकता है। सेंटोस ब्राज़ील का कॉफ़ी बंदरगाह है। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील की राजधानी है, और अगर देखें ब्यूनस आयर्स, ये चिली की राजधानी नहीं है। तो किसकी है ये?
अर्जेंटीना की है, अर्जेंटीना की राजधानी है। और जो ये ब्यूनस आयर्स है ये मांस उत्पादन के लिए और निर्यात के लिए विश्व में फेमस है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? इसमें अगर आप देखेंगे तो डायामेंटीना अटलांटिक महासागर में है, डायामेंटीना। अच्छा, इसमें जो सुमेलित है वो 3 है सुमेलित, ठीक है। जो सुमेलित नहीं है वो इसमें कौन है? डायामेंटीना। एक्चुअली ये हिंद महासागर में है, ठीक है, ये हिंद महासागर में है, इसको याद रखिएगा, हिंद महासागर में। तो ये गहरी गर्त है यहाँ पर। अगला देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। स्थान दिए हुए और कौन से उद्योग के लिए कौन सा स्थान फेमस है। जैसे जामनगर का गुजरात आप अगर देखेंगे तो इसमें ये ऊनी वस्त्रों के लिए, ठीक है। और जो अगला है हॉस्पेट, हॉस्पेट, एक सेकेंड, ऊनी वस्त्रों के लिए, ठीक है। और हॉस्पेट लोहा इस्पात के लिए है। कोरबा, कोरबा जो है एल्यूमिनियम के लिए है। हल्दिया उर्वरक के लिए है। आगे देखिए, भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर की ऊंचाई कितनी होती है? हम जानते हैं क्षोभ मंडल सबसे निचली परत है वायुमंडल की, और इसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर है इसकी हाइट। और ध्रुवों पर अगर आप देखेंगे तो ध्रुवों पर ये 8 किलोमीटर इसकी हाइट है, ठीक है। इसके बाद अगला देखें, मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो गंगा ब्रह्मपुत्र का जहाँ पर डेल्टा बनता है वहीं पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, यानी पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश आदि में। प्रश्न अगला देखेंगे, निम्नलिखित चट्टानों का कालक्रम अनुसार आप बताइए, इसका कौन से पहले बनी, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो चट्टानों का जो सही क्रम है उसमें आर्कियन चट्टान सबसे पहले बनी है, ठीक है। आर्कियन चट्टान सबसे पहले बनी है। नंबर 2 पर है धारवाड़, इसमें है नहीं ऑप्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखेंगे। सेकंड नंबर पर है धारवाड़, तो यहाँ पर लिख देते हैं सेकंड नंबर पर है धारवाड़। और थर्ड नंबर पर है कुडप्पा, थर्ड नंबर पर कुडप्पा है। फोर्थ नंबर पर विंध्यन है, विंध्यन भी यहाँ ऑप्शन में मिस है, ठीक है। तो आप यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, विंध्यन है। उसके बाद 5वें नंबर पर है गोंडवाना, उसके बाद 6ठे नंबर पर है दक्कन ट्रैप, ठीक है। ऐसे कर लेंगे आप, इसमें ऑप्शन भी थोड़े मिस। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय की चौड़ाई घटती जाती है, और इसमें कौन से कथन ठीक है? तो ये बात तो ठीक है, पूर्व की अपेक्षा पश्चिम में हिमालय पर्वत की ऊंचाई भी कम होती है और ढाल भी इसका अधिक होता है। पहला देखें, पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय की चौड़ाई घटती जाती है, ये बात ठीक है। ऊंचाई दूसरा है, पूर्व की अपेक्षा हिमालय पर्वत की ऊंचाई ढाल अधिक है, ये गलत है, ऊंचाई ढाल बढ़ती है, ठीक है। इसमें केवल एक ठीक हो जाएगा। हिमालय पर्वत के निम्नलिखित भागों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम आपको लगाना है, कौन सी, किस तरह से है। अगर आप देखोगे उत्तर से ऊपर से आना है, हमने आपको ये बहुत अच्छे से करवाया है, याद होगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से इतने एरिया में जो है आपको देखने को मिलती हैं श्रेणियाँ, हिमालय पर्वत श्रेणियाँ, ठीक है। इस तरह से बताना, उत्तर से दक्षिणी, ऊपर से नीचे। सबसे ऊपर 3 श्रेणियाँ हमें देखने को मिलती हैं। ये ट्रांस हिमालय की श्रेणियाँ हैं, टी फॉर ट्रांस हिमालय। इसमें काराकोरम है सबसे ऊपर, बीच में लद्दाख है और नीचे जास्कर है, ठीक है, जास्कर है। ये इस तरह से आप देखिए, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और फिर उसके नीचे आ जाएगा ये ग्रेट हिमालय। ये वाला क्रम आप चुन लेंगे। आता है प्रश्न इसमें, निम्नलिखित में हिमालय में स्थित चोटियों के सही समूह का चयन कीजिए। हिमालय में उपस्थित जो चोटियाँ हैं उनका बताना है। एवरेस्ट तो है वहाँ पर, कंचनजंगा भी है, नंगा पर्वत भी है, कॉमेट भी है, ये है। आगे देखें, नामचा बरुआ, कॉमेट, धूपगढ़ी, ये अलग हो जाती है धूपगढ़ी, इसमें धूपगढ़ी देखो, गुरु शिखर, ये अलग हो जाती हैं, हिमालय की नहीं है ये, ठीक है। अमरकंटक भी अलग है, तो इसलिए ये सारी ऊपर वाली ये हिमालय। अगला देखें, धौलाधर, मसूरी, नागटिब्बा आदि श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस हिमालय के मध्य भाग में पाई जाती हैं? अब ये इनको देखें, विरीध हिमालय, ग्रेटर हिमालय और जो मिडल हिमालय है, इनके बीच में ये स्थित हैं। आगे चलेंगे, हिमालय का नवीनतम भाग इनमें से कौन सा है? हिमालय का जो नवीनतम भाग यानी सबसे बाद में जो बना है वो शिवालिक है। शिवालिक, इसको हम निम्न हिमालय या बाह्य हिमालय भी बोलते हैं। अगर आप इसको कहेंगे हिमालय का नवीनतम भाग होता है। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? नदियों के आधार पर हमने विभाजन बताया था आपको हिमालय का, जैसे नेपाल हिमालय है, नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदियों के मध्य है, ये बात ठीक है। कुमायूं हिमालय सतलज नदी और काली नदी के मध्य है, ये बात भी ठीक है। अगर आप देखोगे असम हिमालय जो है तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में है, तो ये गलत है, तीस्ता और दिहांग के बीच में है, यही सुमेलित नहीं है। पंजाब हिमालय सिंधु सतलज के बीच में है।
निम्नलिखित में से किस पठार को भारत का रूर भी कहा जाता है? अब देखो, इसमें अगर आप देखोगे छोटा नागपुर प्लेट्यू को, जो छोटा नागपुर का पठार है, इसको खनिज संपदा में ये बहुत ही ज़्यादा रिच है और इसीलिए इसको भारत का रूर भी कहते हैं। अगला चलेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास सुनिश्चित करना था, तो इसमें ये बात ठीक है। और इसमें 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में 4% औसत वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया, ये बात भी ठीक है। ये दोनों बातें ठीक हैं, तो इसमें दोनों ठीक हो जाएंगी। कुल मिलाकर के 12 पंचवर्षीय योजनाएं ही हुई हैं भारत। अगला प्रश्न देखो, राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में प्रश्न है। इसको देखो, इसकी स्थापना नियोगी समिति की अनुशंसा पर 1952 में की गई थी। इसमें डेट याद रख लीजिएगा, एग्जैक्ट कभी कभी डेट भी पूछ देता है इसकी। 6 अगस्त 1952 को नियोगी समिति की अनुशंसा पर एक प्रस्ताव के द्वारा इसको गैर सांविधिक निकाय के रूप में स्थापना की गई थी, ये बात बिल्कुल ठीक है। इसका प्रमुख कार्य राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा करना था। इसको देखें, इसमें ये वाला भी ठीक है, ये एक सांविधायिक निकाय नहीं, ये गैर सांविधायिक है, ठीक है, ये गैर सांविधायिक है, तो इसमें दो ही ठीक है, इसमें ऑप्शंस नहीं दिए हैं। जैव विविधता संरक्षण के प्रमुख उद्देश्यों में क्या शामिल नहीं होता है? इसको देखें प्रश्न नंबर अगला, इसमें देखो, जैव विविधता संरक्षण के प्रमुख उद्देश्यों में क्या शामिल नहीं। देखो, इसमें प्रमुख उद्देश्यों को पूछा हुआ मेन, तो इसमें है तो चारों ही है, लेकिन इसमें अगर आप देखोगे, जो जेनेटिक संसाधनों के लाभों को उचित और सही भागीदारी, जैव विविधता का संरक्षण इसमें शामिल है, अवयवों का स्थायी प्रयोग शामिल है, इसमें प्रदूषण को कम करना लक्ष्य है, लेकिन कम महत्वपूर्ण है, ये है तो इसमें, लेकिन आपको पूछा है प्रमुख उद्देश्यों में शामिल नहीं है, मेन टारगेट में। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में कौन कौन से शामिल है? इसमें शामिल है भारतीय रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, रिजर्व बैंक के सोने के भंडार, सरकार की एसडीआर, ये तीनों ही शामिल हैं इसमें। तो इसमें उत्तर हो जाएगा हमारा 1, 2 और 3, ठीक है, इसको हटा देते हैं, डी ऑप्शन। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखें, 116 बांस, बैम्बू के बारे में बात कर रहा है। बांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने 2004 में राष्ट्रीय बांस मिशन शुरू किया था, ये बात ठीक है। नवंबर 2004 में बांस मिशन की शुरुआत की गई थी, ये ठीक हो गया। बांस को वृक्ष की श्रेणी में रखा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो भारत में अगर आप देखो, भारत जो है विश्व में बांस के प्रोडक्शन में अगर देखोगे तो इसमें दूसरे पोजीशन पर आता है, पहले पोजीशन पर बांस के उत्पादन में चीन होता है। अब जो बैम्बो है, बैम्बो आपको पूछता है ये घास है, वृक्ष है, पेड़ है, क्या है ये, तो याद रखिएगा ये वृक्ष नहीं है, ये एक बैम्बो ग्रास होती है, ठीक है, घास है ये, तो इसलिए इसमें पहला एक ठीक हो जाएगा, केवल एक। प्रश्न अगला देखो, प्रश्न नंबर नेक्स्ट, पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित है, कौन सा कथन सत्य है? छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था, ये बात ठीक है। 8वीं पंचवर्षीय योजना में निर्धनता को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया था, ये बात भी ठीक है। लकड़ावाला समिति का गठन 1889 में किया गया था, ये भी ठीक है। सब निर्धनता से संबंधित हैं ये फैक्ट, तीनों ठीक हो जाएंगे। किसान कॉल सेंटर और कृषि चैनल को कब शुरू किया गया था? किसान कॉल सेंटर, और इसको शुरू किया गया था 2004 में शुरू किया गया। डेट भी याद रख सकते हैं यदि चाहें तो, क्योंकि आ सकता है ये कृषि से संबंधित है, 2004 में, ठीक है। संतुलित आहार की दृष्टि से एक व्यक्ति को एक दिन में कितने ग्राम फल उसको खाने चाहिए? तो इसमें जो उत्तर हो जाएगा 92 ग्राम फलों का सेवन उसको एक दिन में करना चाहिए। निम्नलिखित में से किस में विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है? विटामिन सी खट्टे फलों में मिलता है। देखो, सबसे ज़्यादा हमने सुना है आंवले में मिलता है, आंवले से भी ज़्यादा, इसमें आंवला तो ऑप्शन में है ही नहीं, आंवले से भी ज़्यादा मिलता है बॉरबेडोस चेरी के अंदर। जो बॉरबेडोस चेरी है उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है, उससे कम आंवला, अगर ऑप्शन में इसके बाद में आंवला हमें ज़्यादा मिलता है, ठीक है। इसके बाद अमरूद, नींबू, ठीक है, ऐसे आप उत्तर कर सकते हैं। आगे चलेंगे, निम्नलिखित को सुमेलित करना है आपको, इसमें कौन से फल में कौन सा एसिड पाया जा रहा है आपको ये बताना है। अब इसमें देखो, जो साइट्रिक एसिड है, साइट्रिक एसिड जो है बेरी, नींबू, अमरूद, नाशपाती आदि में पाया जाता है, तो ये हो जाएगा तीसरा। टार्ट्रिक एसिड इमली अंगूर में पाया जाएगा, टार्ट्रिक एसिड इमली अंगूर, ये इमली है। मैलिक एसिड, देखिए मैलिक एसिड सेब, केला, चेरी वगैरह में पाया जाता है, तरबूज में, ये सेब हो जाएगा। आयरन किस में पाया जाता है? करौंदा, खजूर, अखरोट आदि में, ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें देखा, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, तो इसमें बताना है आपको कौन सा सुमेलित नहीं है। देखो, पॉजिट्रॉन एक धनात्मक चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, इसका ठीक है।
इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश है उस पर। सूर्य का ऊर्जा स्रोत जो नाभिक के संलयन प्रक्रिया पर आधारित है ये। और तारों का ऊर्जा स्रोत जो है नाभिकीय विखंडन पर है। सूर्य या अन्य तारों में जो ऊर्जा का स्रोत होता है वो नाभिकीय संलयन होता है, विखंडन नहीं होता है, तो इसलिए डी सुमेलित नहीं है। बघेलखंड क्षेत्र में शंक्वाकार टीले बहुत आयात या बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, ये बात ठीक है। बुंदेलखंड का निर्माण उत्तर प्रदेश के दक्षिणी उच्च प्रदेश में विंध्य काल की प्राचीन नीस चट्टानों द्वारा निम्न प्रदेशों में नदी द्वारा निक्षेपित मिट्टी से हुआ है। दोनों ठीक हैं ये कथन। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का घटता हुआ सही क्रम बताइए। इसमें देखें, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें ए हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व अगर देखें सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व मिलेगा आपको, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में सबसे ज़्यादा लोग कहाँ रहते हैं, बिहार के अंदर रहते हैं, 1106 रहते हैं। ठीक है, अगर सभी यूटी में मिला करके देखोगे तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा मिलेंगे। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर 1028 है, केरल में 860 हैं। सी रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग गरीबी रेखा के नीचे आता है। इसमें भी आपको याद रखना है, डेटा आता है प्रश्न ये, तो 29.5% है ये, 29.5। अगला है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे को सेलिब्रेट करते हैं हम 28 फरवरी में होता है ये, 28 फरवरी। अगला देखें, समावेशी वृद्धि एवं विकास रिपोर्ट को कौन जारी करता है। समावेशी वृद्धि जो विकास रिपोर्ट है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है। अगला है जमर पानी किस राज्य में स्थित है। जमर पानी जो स्थित है वो मध्य प्रदेश में जमर पानी स्थित है, ये क्षेत्रों के नाम हैं। आगे देखेंगे, सुमेलित करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। इधर राज्य हैं, उधर पहाड़ियाँ हैं। कोली पहाड़ियाँ अगर आप देखेंगे तो तमिलनाडु में है कोली पहाड़ियाँ। इसके अलावा जो चिरुगुटा है, चिरुगुटा झारखंड में है। और इसका है फुटका पहाड़। फुटका पहाड़ आप याद रख सकते हैं, ये छत्तीसगढ़ में है। इसके अलावा उड़ीसा में है पंचपतमाली। निम्नलिखित में से भारत के कौन से प्रधानमंत्री बनने से पहले वो किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे। इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रशेखर। ठीक है, तो इसका उत्तर ये है, चंद्रशेखर एक ऐसे राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने से पहले कोई भी मंत्री पद या राज्य के मुख्यमंत्री का पद ग्रहण नहीं किया था। इसके अलावा अन्य होंगे। ठीक है, तो इसमें यही हो जाएगा उत्तर। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है क्या। तो ध्वनि तरंग के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो वायुमंडल इसके लिए सशक्त माध्यम होता है। चंद्रमा के धरातल पर वायुमंडल का अभाव है, तो ये बात भी ठीक है। चंद्रमा की धरातल पर वायुमंडल का अभाव है, इस कारण से चंद्रमा पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन पाते। सी उत्तर हो जाएगा इसका। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक सेक्स रेशियो वाला या लिंगानुपात वाला राज्य कौन। तो इसमें केरल सबसे आगे है, केरल में 1084 है, तमिलनाडु में 996 है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित है। इसमें कोयला उत्पादक क्षेत्र दिया हुआ है, कोयले का संचित भंडार दिया हुआ है, तांबा उत्पादक क्षेत्र दिया हुआ है। तो इसमें आप याद रख सकते हैं कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है चीन देश, ये ठीक बात है। कोयले की सबसे ज़्यादा संचित भंडार मिलेंगे आपको अमेरिका के अंदर। इसके अलावा तांबा सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है चिली के द्वारा, ये ठीक है, ऑलरेडी मैच्ड है। निम्नलिखित में से भारत किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सदस्य नहीं है। ये हमने आपको करवाए भी हैं, जब हम वो पढ़ रहे थे उसमें मीटिंग्स सम्मेलन प्रमुख 2023 के, उसमें हमने बताया था आपको डिटेल में। इसको देख लीजिए एक बार, कौन सा संगठन है। SCO, CERN है, NCG, MTC। तो भारत NSG का सदस्य नहीं। GST काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। GST काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं, वित्त मंत्री करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं। विश्व का सर्वाधिक ऊष्मारोधी पदार्थ इनमें से कौन सा है। तो ये है हैफानियम कार्बाइड है। तो इसमें दो पदार्थ ऐसे मिलते हैं, तो टैटेलम कार्बाइड है, इसको टैक बोलते हैं, और हैफनियम कार्बाइड है, HFC इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये 4000 डिग्री सेल्सियस के तापमान को सहन कर सकता है इतना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना की गई थी यूनाइटेड नेशन की। ठीक है, तो ये भी ठीक है। इसकी स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा 50 देशों के हस्ताक्षर पर ये की गई थी, ये बात ठीक है। और 1972 से 24 अक्टूबर को विश्व विकास सूचना दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है।
तो तीनों बातें इसमें ठीक हैं, तीनों बातें इसमें ठीक हो जाएंगी। अब देखो सप्ताह वालों पर ये प्रश्न आते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें से आप याद रख लीजिएगा देख करके, जो हमने आपको इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण दिवस करवाए हैं उनकी थीम वगैरह पूछ लेता है, और ऐसा भी प्रश्न बन जाता है, इसलिए यहाँ पर बता दिया है। तो विश्व खाद्य दिवस को जो है, विश्व खाद्य दिवस अगर आप देखेंगे इसमें, इसको सेलिब्रेट किया जाता है 16 अक्टूबर को, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में ही आपको नहीं दिख रहा है इसमें 16 अक्टूबर को, तो यही आपको ढूंढना है इसमें।